सिद्धं शुद्धं परमेय जिणेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुडरयणभूषणोदयं जीवस्य परोवणं वोच्छम्। गोमट्टसार जीव कांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में अंतर्भाव अधिकार जो चल रहा है उसमें किस तरह से किन किन मार्गणाओं में कौन कौन से गुण स्थान होते हैं और कौन कौन से जीव समास अंतर्भूत होते हैं, इसका ज्ञान दिया जा रहा है। कल गति, इंद्रिय, काय, योग, इन चार मार्गणाओं के विषय में बता दिया था। इसके आगे वेद मार्गणा आती है। उस वेद मार्गणा के विषय में यहाँ कहते हैं, गाथा नंबर 685। थावर काय पहुदी संढो शेषा असंढि आदिय अणियठिस्य पड़मो भागोत्तिजिणे हिणे दिठम। यहाँ कहते हैं थावर काय पहुदी, स्थावर काय आदि से लेकर के अनियट्टिस्य पड़मो भागो, अनुवृत्तिकरण के प्रथम भाग तक यह वेद में जो संढो माने नपुंसक वेद है वह पाया जाता है। वेद मार्गणा में 3 प्रकार के वेदों का उल्लेख आता है, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो वो वेद गुणस्थानों में कहाँ तक पाए जाते हैं, तो ये सभी को ज्ञात होना चाहिए कि वैसे वेद जो है 9वें गुणस्थान तक ही पाए जाते हैं। 9वें गुणस्थान में जिसे हम अनुवृत्तिकरण नाम का गुणस्थान कहते हैं, इसमें ही वेदों का, कसायों का क्रम क्रम से अभाव होता चला जाता है, क्षय होता चला जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो नपुंसक वेद का यदि हम अध्वान देखेंगे, अध्वान कहते हैं मतलब कहाँ से कहाँ तक, तो वह स्थावर कायकों में मिथ्या दृष्टियों से लेकर प्रारंभ करें, क्योंकि जितने भी स्थावर काय होते हैं वो सभी नपुंसक वेद वाले ही होते हैं। एक इंद्रिय सभी कैसे होते हैं? नपुंसक वेद। तो वहीं से शुरू हो जाता है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय भी सब नपुंसक वेद वाले भी होते हैं, और आगे भी पंचेंद्रियों में भी नपुंसक वेद पाया जाता है। तो इस तरह से गुणस्थान की अपेक्षा से देखें तो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर अनुवृत्तिकरण गुणस्थान के अनेक भाग बनते हैं, यानी अनेक पायदान बनते हैं। उनमें से केवल प्रथम भाग जो सवेद भाग कहलाता है, वहीं तक वह नपुंसक वेद का सद्भाव पाया जाता है। तो इसको बोलते हैं सवेद भाग। इसीलिए बोला जाता है कि 9वें गुणस्थान में दोनों भाग बनते हैं। जहाँ तक वेद का क्षय नहीं होता, जब तक उसका उदय रहता है, उसका क्षय नहीं होता, तब तक वो कहलाता है सवेद भाग, और जब उस वेद का उस गुणस्थान में विनाश हो जाता है तो वो कहलाता है अवेद भाग। तो 9वें गुणस्थान के सवेद भाग पर्यंत तक यह नपुंसक वेद पाया जाता है। तो इससे ये समझना कि असंगी जो कहना चाहिए स्थावर काय वाले जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, वहाँ से लेकर के अनुवृत्तिकरण के सवेद भाग पर्यंत तक यह नपुंसक वेद का अध्वान है। तो ये इनके गुणस्थानों का वर्णन हो गया, माने पहले से लेकर के 9वें गुणस्थान के सवेद भाग तक नपुंसक वेद पाया जाता है ना। अब इसमें जीव समास देखेंगे तो जीव समास इसमें सभी जीव समास इसमें आ जाएंगे। नपुंसक वेद की मार्गणा में सभी जीव समास गर्भित हो जाएंगे, क्योंकि एक इंद्रिय में भी पाया जाता है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये सभी
नपुंसक वेद वाले ये असंगियों में भी और संगियों में भी नपुंसक वेद पाया जाता है। तो इस तरह से इनके पर्याप्त अपर्याप्त सभी जीव समासों में इसका सद्भाव होने से इसमें 14 ही जीव समास बन जाएंगे। तो इस तरह से नपुंसक वेद की मार्गणा में गुण स्थानों का वर्णन और जीव समासों का वर्णन हो जाता है। फिर कहते हैं शेषा, माने जो शेष वेद हैं, स्त्री वेद और पुरुष वेद, उन्हें हम असन्नी आदि, माने उनको हम वहाँ से प्रारंभ करेंगे, यानी असंगी आदि से प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ असंगी से मतलब हमें असंगी पंचेंद्री से मतलब है यहाँ पर। वैसे तो असंगी है ना, एक इंद्रिय आदि भी असंगी ही हैं क्योंकि मन से रहित हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से असंगी का मतलब असंगी पंचेंद्री जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं वहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि इससे पहले तो सभी जीव नियम से नपुंसक वेद वाले ही होते हैं। इसलिए असंगी पंचेंद्री जीवों से लेकर के जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं वहाँ से लेकर के ये भी अनुवृत्तिकरण के सवेद भाग तक ये दोनों वेद पाए जाएंगे। तो अनुवृत्तिकरण गुणस्थान में ही क्रम क्रम से इन तीनों वेदों का विनाश होता है। जब तक इनका विनाश नहीं होता तब तक वो सवेद भाग कहलाता है। तो इनका अंत तो तीनों वेदों का अनुवृत्तिकरण गुणस्थान ही है, लेकिन प्रारंभ जो है इनका प्रारंभ बिंदु तीनों वेदों का अलग अलग हुआ। या यूँ कहें कि स्त्री और पुरुष वेद का एक है प्रारंभ और नपुंसक वेद का अलग है। तो नपुंसक वेद का प्रारंभ तो स्थावर काय से हो जाता है और स्त्री और पुरुष वेद का प्रारंभ असंगी पंचेंद्री मिथ्या दृष्टि जीवों से होता है। तो इस तरह से गुणस्थान तो इसमें भी 9 ही बनते हैं। जीव समास की बात जब आएगी तो असंगी पंचेंद्री के जो पर्याप्त और अपर्याप्त और संगी पंचेंद्री के भी पर्याप्त अपर्याप्त ये जीव समास इसमें आएंगे। तो जीव समास इसमें 4 ही बनेंगे। इस तरह से स्त्री वेद पुरुष वेद में जीव समास 4 हुए, लेकिन नपुंसक वेद में अगर हम देखेंगे तो जीव समास 14 ही बन जाते हैं। तो ऐसे मार्गणाओं में गुणस्थान और जीव समासों का ज्ञान यहाँ कराया जा रहा है। तो ये हो गया वेद मार्गणा के विषय में कथन। अब वेद के बाद में आती है कसाय मार्गणा। कौन सी? कसाय। उसके लिए आगे गाथा नंबर 686। थावर काय पहुदी अणियट्टी विति चौथ भागोत्ती कोहति यमलोहो पुण सुहम सरागोत्ति विण्णेयो। ये कसाय मार्गणा भी प्रारंभ होगी। तो कसाय का मतलब यहाँ पर सामान्य से क्रोध मान माया लोभ, इन 4 कसायों का ही ग्रहण करना है। अब ये 4 कसाएं कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक होती हैं, है ना, इसका कथन करने के लिए यहाँ कहते हैं कि स्थावर काय पहुदी, इनको भी हम प्रारंभ करेंगे तो स्थावर काय से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि स्थावर कायों में भी 4 कसाएं पाई जाती हैं। तो वहाँ से प्रारंभ करेंगे, माने स्थावर काय वाले मिथ्या दृष्टि जीवों से प्रारंभ करेंगे, यानी प्रथम गुणस्थान से लेकर के अणियट्टी माने 9वें गुणस्थान के बीती चौथ भाग, दूसरे तीसरे चौथे भाग तक ये कसाएं क्रम क्रम से रहती हैं। क्योंकि इसके अगर हम भाग करते हैं तो प्रथम भाग में तो ये वेदों का, फिर दूसरे भाग में कसायों का क्रम क्रम से अभाव होगा। तो पहले क्रोध का, फिर मान का, फिर माया का। तो दूसरे भाग तक क्रोध कसाय, तीसरे भाग तक मान कसाय, चौथे भाग तक माया कसाय। तो इतना ही इनका अनुवृत्तिकरण गुणस्थान में इनका अध्वान बनेगा। तो इस तरह से गुणस्थान की दृष्टि से देखेंगे तब तो हर कसाय पहले से 9वें गुणस्थान तक है, और भाग की दृष्टि से देखेंगे तो 9वें गुणस्थान के दूसरे भाग तक क्रोध कसाय, तीसरे भाग तक मान कसाय, चौथे भाग तक माया कसाय, ऐसे समझना चाहिए। तो ऐसे करके क्रम क्रम से इनका अभाव होता है। फिर इस तरह से कोहतियम, ये क्रोध त्रिक की बात कर दी, माने क्रोध मान माया की बात कर दी। लोहोपुण
जो लोभ कसाय है उसके विषय में सुहुम सरागोत्ति विन्नेयो, जो लोभ कसाय है वह कहाँ तक रहेगी, तो वह सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान तक रहती है। तो लोभ कसाय कहाँ तक रहेगी, 10वें गुण स्थान तक रहेगी। सूक्ष्म सांप्राय नाम के 10वें गुण स्थान तक वह कहलाती है, क्योंकि सूक्ष्म सांप्राय ये नाम भी जो है, सांप्राय माने कसाय ही होती है, और सूक्ष्म लोभ का जहाँ पर बस उदय रह जाता है, इसी कारण से उसको सूक्ष्म सांप्राय कहते हैं। तो केवल एक लोभ कसाय ही 10वें गुण स्थान में मिलेगी, बाकी क्रोध मान माया 9वें गुण स्थान तक ही इनका स्थान है। तो प्रारंभ तो सभी कसायों का स्थावर काय मिथ्या दृष्टियों से ही होगा, लेकिन अंत में लोभ कसाय 10वें गुण स्थान तक पहुंच जाती है, ये इसमें ध्यान में रखना है। तो लोभ कसाय के 10 गुण स्थान हो गए और क्रोध मान माया के 9 गुण स्थान हो गए। जीव समास की दृष्टि से देखेंगे तो चाहे हम क्रोध मान माया तीनों को देखें और लोभ को अलग करके देखें, तो इन सभी के 14 सबके जीव समास बन जाएंगे, क्योंकि सभी जीव समासों में चारों कसाएं पाई जाती हैं। इस तरह से ये वर्णन कसाय मारणा की अपेक्षा से भी हो जाता है। आगे कहते हैं थावर काय पहुदी मदिसुद अन्नाणयम विभंगोदु सन्नी पुण्य पहुदी सासन सम्मोत्तिणायब्बो। कसाय मारणा के बाद में आती है ज्ञान मार्गणा। कौन सी? तो उस ज्ञान मार्गणा में मिथ्या ज्ञान भी आते हैं और सम्यक ज्ञान भी आ जाते हैं। सभी का वर्णन आता है ज्ञान मार्गणा में। कुज्ञान भी आएंगे और सम्यक ज्ञान भी आएंगे। तो यहाँ पहले मदि सुद अन्नाणयम है ना, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जो अज्ञान रूप हैं उनके लिए पहले कहा जाता है। वो कहाँ से कहाँ तक पाए जाएंगे? तो थावर काय पहुदी, स्थावर काय से प्रारंभ करेंगे उनके लिए, यानी मिथ्या दृष्टि जीवों से लेकर के, और यह सासन सम्मोह माने दूसरे गुण स्थान तक ये पाए जाएंगे। पहले गुण स्थान में और दूसरे गुण स्थान में, दोनों गुण स्थानों में कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान दोनों पाए जाते हैं, है ना। तो मिथ्या दृष्टि से लेकर के सासाधन गुण स्थान तक एक इंद्रियों में भी ये बन जाते हैं। इसलिए स्थावर काय मिथ्या दृष्टि से लेकर के सासाधन गुण स्थान तक दोनों कुज्ञान है, कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान। क्या स्थावर से लेके जहाँ तक ये 2 गुण स्थान होंगे उन सभी गुण स्थानों में, तो गुण स्थान तो दोनों मनुष्यों में भी होते हैं, नारकियों में भी होते हैं, सभी में होते हैं। तो जीव की दृष्टि से नहीं देखे जाते हैं, जीव समास की दृष्टि से देखे जाएंगे, जो आगे अलग बताया जाएगा। लेकिन गुणस्थान की दृष्टि से जहाँ पर दोनों गुणस्थान संभव हैं वहाँ तक उन सभी गतियों में ये दोनों को ज्ञान पाए जाएंगे। तो ऐसा आ रहा बताएंगे। नहीं, तीसरा गुणस्थान इसमें नहीं आता। विभंग ज्ञान जो है, विभंगोदु, वो जो होता है सन्नी पुण्य पहुदी, वह जो होता है वो संगी पुण्य माने पर्याप्तक से प्रारंभ करते हैं। संगी पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि से लेकर और उसको भी सासाधन गुण स्थान तक ले जाना, है ना। क्योंकि विभंग ज्ञान जो होता है वह एक इंद्रियों 2 इंद्रियों में नहीं पाया जाता है, 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय इनमें भी नहीं पाया जाता है। विभंग ज्ञान जो होता है, कुअवधि ज्ञान जिसे कहते हैं, वह नियम से संगी जीव में ही पाया जाएगा, संगी जीव में पाया जाएगा। मिथ्या दृष्टि तो वो होगा ही, लेकिन वह पर्याप्त दशा वाला ही होना चाहिए। अपर्याप्त अवस्था में विभंग अवधि ज्ञान नहीं पाया जाता। तो इस तरह से विभंग ज्ञान संगी पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि से लेकर के सासाधन गुणस्थान तक पाया जाएगा। तो ये गुणस्थानों की दृष्टि से ये कुज्ञानों का वर्णन हो गया, या 3 अज्ञानों का वर्णन हो गया। अब इसी के अगर हम जीव समास देखते हैं तो कुमति और कुश्रुत ज्ञान में तो जीव समास जो है वो सभी बन जाते हैं, जिन्हें हम 14 जीव समास कहते हैं,
वो सभी जीव समास इसमें घटित हो जाते हैं, क्योंकि 14 ही प्रकार के जीव समासों में ये दोनों ही मिथ्या ज्ञान पाए जाते हैं। वो सब ज्ञान मार्गणा में बताया जा चुका है कि कुछ श्रुत कैसे होता है, कुछ ज्ञान कैसे होता है ना। वो तो अब जो अपन सीख चुके हैं, अब उसका केवल यहाँ पर बस अंतर्भाव करना है। कैसे वाली बात तो अब थ्योरी में हो चुकी है, यहाँ तो केवल अंतर्भाव करना है। तो कुमति ज्ञान कुश्रुत ज्ञान में गुणस्थान 2 हुए और जीव समास 14 हो गए। और विभंग ज्ञान में गुणस्थान तो 2 ही होंगे, लेकिन जीव समास जो होगा उसमें वह केवल एक संगी पंचेंद्री पर्याप्तक वाला ही जीव समास होगा। बस एक ही जीव समास इसमें बनेगा। कौन सा? संगी पंचेंद्री पर्याप्तक, बस वही जीव विभंग ज्ञान का अधिकारी होता है। तो ऐसे 3 अज्ञानों के बारे में बता दिया। अब सम्यक ज्ञान की बात आगे के सूत्र में बताते हैं। सन्नाण तिगम अविरद सम्मादि छठगादि मणपज्जो खीड़कसायम जावदु केवलनाणम जिणे सिद्धे। संज्ञान त्रिक माने तीनों सम्यक ज्ञान। 3 सम्यक ज्ञान कौन से? मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। ये तीनों सम्यक ज्ञान कहाँ से प्रारंभ होते हैं? अविरत सम्मादि यानी अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर के कहाँ तक? ये आगे बताया जा रहा है। खीड़ कसायम, इसको वहाँ तक लगाना। क्षीण कसाय पर्यंतक यानी 12वें गुणस्थान तक ये दोनों ज्ञान पाए जाते हैं। मतिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान जो समीचीन होते हैं, सम्यक दर्शन के साथ होते हैं, वह 4थे गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक पाए जाते हैं। तो ये मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान तीनों की ही बात है ना। तीनों ही, क्योंकि ये भी अवधि ज्ञान जो होगा वो सम्यक दर्शन के साथ रहेगा, तो 4थे गुणस्थान से प्रारंभ होकर के ये भी 12वें गुणस्थान तक बना रहता है। उसके बाद फिर ये सभी जो क्षयोपशम ज्ञान होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं और 13वें गुणस्थान में केवल एक क्षयिक ज्ञान रह जाता है। इसी तरह से छट्टगादि मणपज्जो, प्रारंभ तो मन परे ज्ञान का अगर हम करेंगे तो वह छट्टगादि माने 6वें गुणस्थान से करेंगे। 6वां गुणस्थान मन परे ज्ञान का प्रारंभ कहाँ से होगा? 6वें गुणस्थान से, क्योंकि यह मुनि महाराज को ही नियम से होता है, श्रावक को या अविरत सम्यक दृष्टि को ये नहीं होता। और ये भी 12वें गुणस्थान तक पाया जाता है। तो मन परे ज्ञान 6वें गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक बन जाता है और बाकी के 3 ज्ञान 4थे से लेकर के 12वें तक होते हैं। तो ये इनका गुणस्थान का वर्णन हो गया। अब एक केवल ज्ञान रह गया। तो केवल नाणम जिणे सिद्धे, केवल ज्ञान जो होता है वो जिनों में होगा और सिद्धों में होगा। तो जिन का मतलब सयोगी जिन और अयोगी जिन, यानी 13वें गुणस्थान वाले और 14वें गुणस्थान वाले, दोनों जिनों में भी होगा और सिद्धों में भी होगा केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान के ये स्थान हो गए। गुणस्थान तो देखा जाएगा तो 2 ही बनेंगे और बाकी का सिद्धों में भी होता है। हाँ, केवल ज्ञान को, क्षयिक ज्ञान को, एक ही बात है। ठीक है ना। तो इस तरह से इनके ये गुणस्थान बता दिए, है ना। और जीव समास की दृष्टि से देखेंगे तो आदि के ये जो तीनों सम्यक ज्ञान होते हैं, इनमें जीव समास जो होता है वो नियम से संगी पंचेंद्री पर्याप्तक भी होगा और अपर्याप्तक में भी ये पाए जाते हैं। अपर्याप्त अवस्था में भी ये हो सकते हैं। तीनों मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान के मन परे ज्ञान में एकमात्र संगी पर्याप्तक जीव समास ही होगा, है ना। पर्याप्तक अवस्था में ही होता है या पर्याप्तक अवस्था में नहीं होता है। क्योंकि मनुष्य पर्याय में ही होगा, तो मनुष्य कोई भी मन परे ज्ञान लेकर के तो उत्पन्न हो ही नहीं सकता, तो इसलिए अपर्याप्त अवस्था में संभव ही नहीं है। तो अपर्याप्त अवस्था में अवधि ज्ञान तो संभव है, जो देव आदि पर्याय से लेकर के आया जा सकता है,
गर्भ अवस्था में, पर्याप्त अवस्था में सम्यक ज्ञान, अवधि ज्ञान तो रह सकता है, लेकिन मने परे ज्ञान नहीं हो सकता। मुनिराज को ही होता है। इसलिए एक संगी पंचेंद्री पर्याप्तक जीव समास ही इसमें घटित होगा। और केवल ज्ञान में भी जीव समास कौन सा? यही एक संगी पंचेंद्री पर्याप्त अवस्था में ही ये केवल ज्ञान होगा। और अगर समुद्घात की अपेक्षा से लगाएं तो अपर्याप्त अवस्था में भी उसको हम घटित कर सकते हैं। इस तरह से इनके जीव समास बन जाते हैं। आगे का इसके बाद आती है संयम मार्गणा। अयदोत्तिहु अविरमणम देशे देशोपमत्त इदरेय परिहारो सामाय्य छेदो छट्ठादिथूलोत्ति सुहुमो सुहुम कसाये संते खीड़े जिणे जह खादम संयममगण वेदा सिद्धेणत्थित्तिणे दिठम। अब संयम मार्गणा में कहते हैं अयदोत्तिहु अविरमणम, है ना। अयतपना जिसे हम बोलते हैं असंयतपना, ये भी संयम मार्गणा में गिनाया ही जाता है। जैसे ज्ञान मार्गणा में सम्यक ज्ञान के साथ मिथ्या ज्ञान का भी वर्णन आता है, वैसे ही संयम मार्गणा में असंयम को भी गिनते हैं। तो असंयम का जो स्थान रहेगा गुण स्थानों में, तो वो कहाँ से कहाँ तक? मिथ्या दृष्टि से लेकर के चौथे गुण स्थान तक, अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान तक। पहले से लेकर के 4 गुण स्थान किसके हैं? तो ये असंयम के ये 4 गुण स्थान हैं। ठीक है। तो असंयत अवस्था के तो गुण स्थान हो गए 4, और जीव समास कितने हो जाएंगे? तो जीव समास तो सभी में होता है असंयम भाव, चाहे पर्याप्तक हो, पर्याप्तक हो, मिथ्या दृष्टि, चाहे वो स्थावर हो, चाहे त्रस हो। इसलिए 14 जीव समास इस असंयम मार्गणा में घटित हो जाते हैं। संयम मार्गणा में जो असंयम भाव है उसमें 14 जीव समास घटित हो जाते हैं। देशे देशो, है ना, देश संयम गुण स्थान है, वह तो देशे माने 5वें गुण स्थान में ही होता है। तो देश संयम का गुण स्थान 1 हुआ, केवल 5वां। और जीव समास भी इसका केवल 1 होगा, जो संगी पंचेंद्री पर्याप्त जीव में ही देश संयम भाव रहता है। अपर्याप्त अवस्था में यह नहीं होता। मृत्यु होने के उपरांत संयम भाव छूट जाता है और देश संयम भाव भी छूट जाता है। तो देश संयम का गुण स्थान भी 1 और जीव समास भी 1। फिर परिहारो, यानी परिहार विशुद्धि संयम, क्या बोलते हैं इसको? परिहार विशुद्धि संयम। और सामायी छेदो, ये भी संयमों के नाम है। सामायिक संयम, छेदोपस्थापना संयम, 5 प्रकार के संयम होते हैं। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूप सांप्राय और यथाख्यात। तो उसमें छठ्ठादि थूलोत्थि, है ना, यानी परिहार विशुद्धि संयम तो होता है, वो तो 6वें 7वें गुण स्थान में होता है। इसके 2 ही गुण स्थान है, परिहार विशुद्धि संयम के 6वां और 7वां, ये 2 ही गुण स्थान होते हैं। क्योंकि यह हमेशा प्रवृत्ति में ही होता है, ध्यान में, निवृत्ति में ये संयम नहीं होता। तो इसलिए 6वें 7वें गुण स्थान में जब तक प्रवृत्ति रहती तब तक ये होता है। हाँ, परिहार विशुद्धि संयम ये हो गया। इसलिए गुण स्थान यहाँ पर 2 हो गए। और जीव समास की दृष्टि से देखेंगे तो एक संगी पंचेंद्री पर्याप्तक जीव समास ही इसमें बनेगा, है ना। अब सामायिक और छेदोपस्थापना संयम की बात करें तो वह 6वें से लेकर के, है ना, स्थूल का मतलब होता है जब तक स्थूल कसाय बनी है, माने 9वें गुण स्थान तक स्थूल कसाय कहलाती है। 10वें में सूक्ष्म कसाय आ जाती है। तो 6वें से लेकर के 9वें गुण स्थान तक सामायिक और छेदोपस्थापना संयम चलता है, 9वें गुण स्थान तक। इसी को हम बादर कसाय भी कहते हैं, स्थूल कसाय भी कहते हैं। तो गुण स्थान कितने हो गए? 6वां, 7वां, 8वां और 9वां, ये 4 गुण स्थान हो गए सामायिक और छेदोपस्थापना संयम के।
अब इसमें जब हम जीव समास देखेंगे सामायिक छेदोपस्थापना संयम में, तो इसमें संगी पर्याप्तक एक जीव समास ही बनेगा, पंचेंद्रीय पर्याप्तक। लेकिन अपर्याप्त अवस्था में भी ये संयम कब बनेगा? तो जब आहारक शरीर बनता है तो उस समय पर वह आहारक शरीर की अपर्याप्त अवस्था भी बनती है। तो उस अपेक्षा से देखेंगे तो आहारक शरीर की अपर्याप्त अवस्था में भी यह सामायिक छेदोपस्थापना संयम बना होता है। उस अपेक्षा से केवल आहारक मिश्र का योग में आहारक शरीर की अपर्याप्त अवस्था में, और किसी अपर्याप्त अवस्था में ये नहीं होता है। तो इस अपेक्षा से इसमें हम दो जीव समास भी घटित कर सकते हैं, है ना। अब सुहुमो सुहुम कसाय, जो सूक्ष्म सांप्राय संयम है वो तो सूक्ष्म कसाय माने 10वें गुण स्थान में ही होता है। जो चौथा संयम है सूक्ष्म सांप्राय वो एकमात्र 10वें गुण स्थान में ही होता है। तो उसका गुण स्थान एक हो गया और उसका जीव समास भी एक वही कहलाएगा जो संगी पंचेंद्रीय पर्याप्त होता है। संते माने उपशांत कसाय और खीड़े माने क्षीण मोय। जिणे माने जिन यानी सयोगी और अयोगी, इनमें जहक खादम इसको बोलते हैं यथाख्यात चारित्र। तो यथाख्यात चारित्र 11वें गुण स्थान से शुरू होता है। तो 11वां 12वां 13वां 14वां ये सभी गुण स्थान किसके हो गए? यथाख्यात संयम के हो गए। तो यथाख्यात संयम में उपशांत कसाय नाम का 11वां गुण स्थान भी आ गया, क्षीण कसाय नाम का 12वां गुण स्थान भी आ गया, सयोगी केवली का 13वां और अयोगी केवली का 14वां। ऐसे 4 गुण स्थान किसके हो गए? यथाख्यात संयम के हो गए, है ना। यथाख्यात संयम के ये। और जीव समास देखेंगे तो एकमात्र वह संगी पंचेंद्रीय पर्याप्तक जीव समास ही है। लेकिन अगर हम केवली समुद्घात की अपेक्षा से देखें तो अपर्याप्त दशा इसमें भी सिद्ध हो जाती है। क्योंकि जब वह समुद्घात करते हैं तो उस समय पर मिश्र का योग भी बनता है, कार्मण का योग भी बनता है। तो अपर्याप्त अवस्था में ये दोनों भी इन दोनों अपर्याप्त अवस्थाओं में भी यथाख्यात संयम बना ही रहता है। तो इस तरह से जीव समास इसमें संगी पर्याप्तक भी आ गया और केवली समुद्घात की अपेक्षा से अपर्याप्तक भी आ गया। और जिणे संयम मग्गण भेदा, ये संयम मार्गणा के भेद हो गए। सिद्धि नत्थित्ति निर्दिष्टम, माने ये जो संयम मार्गणा के भेद हैं या संयम के स्थान है ये सिद्ध जीवों में नहीं होते हैं, क्योंकि सिद्ध जीवों में ना गुण स्थान है और ना ही मार्गणा है। हाँ, तो कोई भी जो मार्गणाओं से संबंधित चीज़ें हैं वो उन सिद्धों में नहीं पाई जाती हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन सिद्धों में भी कोई संयम का भेद नहीं होता है, संयम नहीं होता है ना। सिद्धों में संयम नहीं होता है। क्या समझ में है? हाँ, असंयम भी तो नहीं होता तो संयम भी नहीं होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो संयम भी नहीं है और असंयम भी नहीं है ना। जैसे केवलियों के लिए कहा जाता है ये न संगी हैं न असंगी हैं। तो ना तो वो मन वाले हैं न बिना मन वाले हैं, दोनों ही नहीं है, संगी असंगी से ऊपर हो गए। ऐसे ही संयम भाव भी यथाख्यात संयम जो है वो संयम है एक तरह का, जो ध्यान आदि के लिए उपयोगी होता है। तो वह जब तक रहता है तभी तक वो गुण स्थानों में भाव रहता है। उसके बाद में वो मतलब कि वह संयम एक साधना है, साधना से वो रहित हो गए क्योंकि वो सिद्ध हो गए, ऐसा समझना चाहिए। क्या क्या पर्याप्त अपर्याप्त? क्या सिद्ध में कहाँ पर्याप्त पर्याप्त की बात आ गई? है ना। तो इस तरह से ये संयम मारणा का कथन हो गया, है ना। अब इस संयम मारणा के बाद आती है दर्शन मारणा। चौरख थावरा विरद सम्माइठी दुखीड़ मोहोती चक्षु अचक्षु ओहि जिण सिद्धे केवलम होती। ये
दर्शन मारणा की बात है। दर्शन मारणा का मतलब दर्शनोपयोग, जिसमें बताया गया था जिसके 4 भेद होते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो उनमें चौरख माने जो चक्षु दर्शन है वो चौरख माने 4 इंद्रिय से लेकर के क्षीण मोहोत्ति 12वें गुण स्थान तक पाया जाता है। चक्षु दर्शन 4 इंद्रिय से लेकर माने 4 इंद्रिय वाले मिथ्या दृष्टि जीवों से लेकर 12वें गुण स्थान तक पाया जाता है। तो चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक चक्षु दर्शन हुआ, है ना। अचक्षु दर्शन ये स्थावर से प्रारंभ करके क्षीण मोह तक पाया जाएगा। तो अचक्षु दर्शन जो एक इंद्रिय स्थावर जीव हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टियों से लेकर के ये 12वें गुण स्थान तक, ये पहले से 12वें गुण स्थान तक ये भी पाया जाएगा। और अवधि दर्शन अविरत सम्यक दृष्टियों से लेकर क्षीण मोह गुण स्थान तक पाया जाएगा, है ना। इसलिए गाथा के प्रथम पद में ये क्रम क्रम से जो नीचे चक्षु अचक्षु ओई लिखा है उसको क्रम क्रम से ऊपर लगाने को कहा है। चौरख माने चक्षु को चतुरिंद्री से प्रारंभ करना, अचक्षु को स्थावर से प्रारंभ करना, और ओही माने अवधि दर्शन को अविरत सम्यक दृष्टि से प्रारंभ करना। प्रारंभ इनका अलग अलग है, अंत इनका सबका क्षीण मोह नाम के 12वें गुण स्थान तक ही होता है। तो ये इनके गुण स्थान हो गए। और इसके आगे केवल दर्शनोपयोग की भी बात है। जिण सिद्धे यानी वह जिनों में और सिद्धों में पाया जाता है। तो संयोगी अयोगी दिन 2 गुण स्थानों में भी होगा और सिद्धों के भी होगा। तो इस तरह से जब हम देखेंगे जो चक्षु दर्शन के जो गुण स्थान हैं वो 12 बन जाएंगे। गुण स्थान तो चक्षु दर्शन के 12 बन जाएंगे पहले से लेकर के 12वें तक। लेकिन जीव समास जब देखेंगे तो वह 4 इंद्रिय से शुरू होगा। तो एक चतुरिंद्रिय का और पंचेंद्रिय के संगी असंगी, और इन सबके पर्याप्तक भी आ जाएंगे और अपर्याप्तक भी आ जाएंगे। तो इस तरह से 6 जीव समास इसमें घटित हो जाएंगे। अचक्षु दर्शन के लिए देखेंगे तो गुण स्थान तो इसमें भी 12 होंगे और जीव समास तो इसमें सभी हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये स्थावरों से शुरू हो जाता है। तो 14 जीव समास इसमें घटित हो जाएंगे। अवधि दर्शन में देखेंगे तो गुण स्थान इसमें 9 होंगे, चौथे से लेकर के 12वें तक के। लेकिन जीव समास इसमें संगी, पर्याप्तक और अपर्याप्तक, ये 2 जीव समास ही होंगे। ठीक है, संगी, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। यानी अवधि दर्शन तो पर्याप्त अपर्याप्त दोनों अवस्थाओं में होता है। अवधि ज्ञान भी होता है ना। केवल विभंग का अपर्याप्त अवस्था में मना किया जाता है। केवल दर्शन में गुण स्थान 2 हुए, 13वां और 14वां, और जीव समास भी उसमें 2 हो जाएंगे। समुद्घात की अपेक्षा से अपर्याप्त अवस्था भी लगा लेंगे तो वो भी हो जाएगा, पर्याप्त में तो है ही है। इस तरह से ये केवल दर्शन हो गया। और सिद्धों में भी केवल दर्शन पाया जाता है। तो गुण स्थानातीत सिद्धों में भी केवल दर्शन हो गया। अब लेश्या की अपेक्षा से थावर काय पहुदे अविरद सम्मोति असुहति लेसा सन्नीदो अपमत्तो जावद सुहतिर्निलेसाओ। लेश्याएं कितनी होती हैं? 6 होती हैं। अशुभ और शुभ के भेद से 3-3 प्रकार की वो बट जाती हैं। तो असुहति लेश्या थावर काय पहुदी अविरत सम्मोह, यानी स्थावर काय से प्रारंभ करके, है ना, अविरत सम्यक्त गुण स्थान माने चौथे गुण स्थान तक 3 अशुभ लेश्याएं चलती हैं। कृष्ण, नील और कापोत, ये तीनों अशुभ लेश्याएं पहले गुण स्थान से लेकर के चौथे गुण स्थान तक की होती हैं। और ये सभी स्थावर काय आदि सभी में पाई जाती हैं। फिर सन्निदो अपमत्तो जावदु सुहतिंड लेसाओ, है ना, जो शुभ 3 लेश्याएं हैं तो उनमें वे संगी से प्रारंभ होंगी। संगी मिथ्या दृष्टि से लेकर के अप्रमत्त पर्यंत तक होती हैं।
अंत की जो पीत पद्म शुक्ल तीनों शुभ लेस्याएँ हैं इनको अप्रमत्त तक कह दिया। तो शुभ लेस्याओं के जो गुणस्थान बनेंगे वह 7 है ना, यानी 7वें गुणस्थान तक यह अप्रमत्त अवस्था तक यह शुभ लेस्या का गुणस्थान बताया। तो अशुभ लेस्याओं के गुणस्थान 4 हो गए और जीव समास तो 14 हो गए, और शुभ लेस्याओं में गुणस्थान 7 हो गए और जीव समास 2 हो गए। पर्याप्त अपर्याप्त दोनों ही अवस्थाओं में शुभ लेस्या पाई जाती है ना। अब ये सामान्य कथन है किसके लिए? तीनों की अपेक्षा से जब लेस्याओं को बता रहे हैं तब पीत पद्म शुक्ल तीनों लेस्याओं की अपेक्षा से बता रहे हैं, तो ये 7वें गुणस्थान तक कही है। अब 7वें गुणस्थान के आगे भी तो गुणस्थान होते हैं, तो उनमें कौन सी लेस्या पाई जाएगी? तो उनमें भी शुक्ल लेस्या होती है। यहाँ तक कि 13वें गुणस्थान में भी शुक्ल लेस्या कही गई है। तो उसका कथन करने के लिए आगे बताया जा रहा है। नवरीय सुक्का लेस्सा सजोगी चरमोत्ति हो दिणीयमेण गय जोगम्य विसिद्धे लेस्साणथित्यणे दिठम, है ना। शुक्ल लेस्या, नवरी का मतलब होता है, विशेषता यह है कि शुक्ल लेस्या जो है वो सयोगी चरम गुणस्थान तक होती है नियम से, है ना। यानी वह शुक्ल लेस्या जो मिथ्या दृष्टि से ही प्रारंभ हो जाती है, पहले गुणस्थान में भी शुक्ल लेस्या होती है और वह संगी पर्याप्तक जीव के ही होगी, इसलिए वह मिथ्या दृष्टि से लेकर के सयोग केवली गुणस्थान तक उसकी शुक्ल लेस्या के अध्वान बनते हैं। जीव समास शुक्ल लेस्या के अगर केवल देखेंगे तो 2 इसमें भी बनेंगे, है ना। और गए जोगम्य भी सिद्ध है, इसके ऊपर जो योग से रहित हो गए, यानी 14वें गुणस्थान वाले जीव और सिद्ध, है ना, इनके लेस्या नहीं होती है, ऐसा परमार्थ से जानना, ऐसा कहा गया है। क्योंकि लेस्या का संबंध कषाय से भी है और योग से भी है। जब तक कषाय रहती हैं तो कषाय की मुख्यता से योग की साथ लेस्या कही जाती है। जब कषाय का अभाव हो गया तो जिनों में लेस्या तो होती है लेकिन वो सयोगी जिन तक ही होगी। अयोगी जिन हो गए तब उनमें लेस्या का भी अभाव हो गया, क्योंकि योगों का भी अभाव हो गया। तो इस तरह से सिद्धों के भी कोई लेस्या नहीं, और अयोगी केवली गुणस्थान वाले जो 14वें गुणस्थान वर्ती जीव हैं उनके भी कोई लेस्या नहीं होती है ना। इस तरह से लेस्या मार्गणा भी समाप्त हुई। अब आती है भव्य मार्गणा। थावर काय पहुदी अजोगी चरमोत्ति होन्ति भव सिद्धा मिच्छा इट्ठिठाणे अभव्य सिद्धा हवंतित्ति, है ना। क्या कहते हैं? भव्य मार्गणा के भी 2 भेद हैं, एक भव्य जीवों की और एक अभव्य जीवों की। स्थावर काय से लेकर के अयोगी के चरम समय तक होन्ति भव सिद्धा, ये भव सिद्ध कहलाते हैं। यानी भव्य जीव कहाँ तक से कहाँ तक? पहले गुणस्थान में स्थावर काय से लेकर के अयोगी चरम गुणस्थान तक सब भव्य हैं, है ना। भव्य जीव यहाँ तक होते हैं, और अभव्य जो होते हैं वो नियम से मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में ही रहते हैं। इस तरह से भव्य जीवों के गुणस्थान तो 14 बन जाएंगे और जीव समास भी 14 बन जाएंगे, लेकिन अभव्य जीवों के गुणस्थान केवल एक ही बनेंगे, मिथ्यात्व, और जीव समास तो 14 बन जाएंगे। ये अंतर जान करके हम इस भव्य अभव्य मारणा को भी जान सकते हैं। इतना ही पर्याप्त।